हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन सामग्री। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो है किस भाग में अधिकांश संपन्न होता है? बताइए दोस्तों, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यही भोजन के पाचन क्रिया की पूर्ण होती है। जो यकृत से पित्त रस निकलता है वो क्षारीय बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? देखिए, ये तो लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद, लेकिन 12 माह तक यानी कि 1 साल तक लगाया जा सकता है। जितना ही लेट होगा उतना ही उसका असर कम होता चला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका व्याख्या देखते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका। यह तपेदिक या क्षय रोग से बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका शिशु के जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावी उतनी ही कम होती जाएगी। बीसीजी के टीके की खोज यूरिन कालमेट ने किया था। उन्हीं के नाम पे यह टीके का नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा, तिल्ली, हृदय या यकृत? यकृत को ही किडनी बोलते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। बाइट्स रोग शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। इसका व्याख्या देखते हैं। बाइट्स रोग वृक्क, किडनी या गुर्दे को प्रभावित करता है। यह वृक्क या गुर्दे को फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की मात्रा अगर बदल दी जाए तो उसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों, अगर किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? मात्रा बदलने पर आयतन तो बदलेगा ही, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व उसका नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, भार व द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसकी घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह भी परिवर्तित होता है जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित हो, अर्थात द्रव्यमान या आयतन में परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? कारण बताइए। अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका व्याख्या देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें बहुत कम बिखरती हैं या सबसे कम प्रकीर्णित होती हैं, अतः वायु के कणों में कम विकिरित होने वाला लाल रंग हम
तक अधिक मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण अस्त होते समय सूर्य में हमें लाल दिखाई देता है और शेष रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं, अतः लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का कार्य बताना है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यही कार्य है डायनमो का। इसका व्याख्या देखते हैं। डायनमो यानी कि विद्युत जनित्र, जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? सबसे पहले कौन सी गेंद नीचे गिरेगी, यही बताना है। देखिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये तो स्पष्ट है, लेकिन क्यों? इसका हम व्याख्या देखते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्याख्या है, निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जो द्रव्यमान तथा आकार पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में लोहे एवं लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी, परंतु यह क्रिया यदि हवा में उपस्थित हो तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की बाद में पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका सही जवाब होगा ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा? क्योंकि समुद्र का पानी नदी के पानी से उसका घनत्व ज़्यादा होता है। व्याख्या देखते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है, अतः समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड, या साइट्रिक एसिड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है, क्योंकि फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में जब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है कौन सी क्रिया है? भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है, या प्राकृतिक? देखिए जल को वाष्प में परिवर्तन किया जा सकता है और फिर वाष्प को जल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब यह भौतिक क्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध के पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है। गाय के दूध का पीलापन किसके कारण से होता है? लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, या कैरोटीन, या फिर रिब्यूलोज? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कैरोटीन। गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखते हैं। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि पीले रंग का उत्तरदायी है, जबकि लैक्टिक एसिड गाय व भैंस दोनों के ही दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, या यूरिक एसिड? देखिए इसका सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए
जब हम कोई काम करते हैं हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, जब मांसपेशियों में दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड ही होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसका तो आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 46। इसमें 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी यानी कि 46। 22 जोड़ी तो सभी पुरुष में सामान्य होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी होती है एक्स और वाई। पुरुष में एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स होता है। यही लिंग निर्धारण करता है। फीमेल से एक्स, मेल से एक्स अगर आया तो यह पैदा होगा लड़की। यदि वाई गुणसूत्र मेल से और एक्स फीमेल से आता है तो एक्स वाई मिलके ये हो जाएगा लड़का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था।